कि क्यों डरे ज़िंदगी में कि क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डी आर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि जो अंड जनन होता है वो कैसे होता है। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, रज चक्र की बात करने वाले हैं। आर्तव चक्र की हम बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से इसको बारीकी से समझने वाले हैं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। तो बात करते हैं आर्तव चक्र की। तो आर्तव चक्र क्या होता है। जो प्राइमेट मादा होती है, प्राइमेट मादाओं में वर्ष पर्यंत प्रजनन क्षमता बनी रहती है। प्राइमेट मादाएं कौन सी होती हैं सर, हम की पॉइंट के माध्यम से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम यहाँ समझते जाएंगे। देखिए, जो प्राइमेट मादा होती है, प्राइमेट प्राइमेट मादाओं में, प्राइमेट मादाओं में वर्ष पर्यंत, वर्ष पर्यंत प्रजनन, वर्ष पर्यंत प्रजनन क्षमता बनी रहती है, बनी रहती है। प्राइमेट मादा, इस प्राइमेट का अर्थ क्या हुआ सर, इस प्राइमेट में होता है जैसे बंदर हो गया, मनुष्य हो गया, ये क्या आती है, प्राइमेट आती है। एक आता है नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट में जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, बकरी, इसमें क्या आता है, ये नॉन प्राइमेट मादाएं होती है। प्राइमेट मादाएं मतलब बंदर या मनुष्य। अब इसमें वर्ष पर्यंत यानी कि वर्ष भर इसमें प्रजनन क्षमता बनी रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्तव चक्र। आर्तव चक्र क्या होता है कि इनमें हार्मोनों के प्रभाव से इनके गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें चक्रिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे क्या होता है, आर्तव चक्र कहते हैं। हम की पॉइंट के माध्यम से एक एक पॉइंट नोट्स के साथ में ऐड करते जाएंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इनमें क्या होता है, इनमें हार्मोनों के प्रभाव से, हार्मोनों के प्रभाव से, इनमें क्या होता है कि हार्मोनों के प्रभाव से गर्भाशय यानी कि यूटेरस होता है, गर्भाशय में, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में चक्रिक, चक्रिक परिवर्तन होते रहते हैं, होते रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं सर आर्तव चक्र या मासिक चक्र, मासिक चक्र या रजो चक्र, या कहते हैं हम इसको मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये क्या था, आर्तव चक्र, यानी कि इनके हार्मोनों के प्रभाव से गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें चक्रिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, या रजो चक्र कहते हैं। ये इसके अन्य नाम हैं, यानी कि आर्तव चक्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं, मासिक चक्र है, रजोद्रम है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कह सकते हैं। अब इसकी अवधि की बात करते हैं कि जो आर्तव चक्र होता है इसकी अवधि कितनी होती है या कितने दिनों की होती है। इसकी अवधि की बात करते हैं तो आर्तव चक्र की अवधि, आर्तव चक्र की अवधि, आर्तव चक्र की अवधि होती है 28 दिन की, 28 दिन की होती है। आर्तव चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 28 दिन की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि मादाओं में, मादाओं में, मादाओं में 10 से 14 वर्ष,
10 से 14 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि मादाओं में 10 से 14 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि मादाओं में जो आने वाला जो प्रथम आर्तव चक्र होता है उसे क्या कहते हैं। मादाओं में प्रथम आर्तव चक्र को मादाओं में प्रथम आर्तव चक्र को क्या कहते हैं? चक्र को कहते हैं मीनार की। मादाओं में प्रथम आर्तव चक्र को क्या कहते हैं? मीनार की कहते हैं। तथा मादाओं में 40 से 55 वर्ष की आयु में क्या आर्तव चक्र वह बंद हो जाते हैं या अंतिम आर्तव चक्र को कहते हैं क्या? मेनोपॉज कहते हैं। यानी कि मादाओं में 40 से 55 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। और मादाओं में 10 से 14 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मीनार्की कहते हैं, या प्रथम आर्तव चक्र को क्या कहते हैं? मीनार्की कहते हैं, तथा अंतिम आर्तव चक्र को कहते हैं मेनोपॉज। अब आगे बात करने वाले हैं कि जो मादाओं में मीनार्की व मेनोपॉज के मध्य काल को क्या कहते हैं? प्रजनन काल कहते हैं। यानी कि मीनार्की व मेनोपॉज के जो मध्य काल होता है उसे कहते हैं प्रजनन काल। यानी इसी काल के अंदर, यानी कि मीनार्की व मेनोपॉज के मध्य के जो काल होता है, वो समय होता है, इसमें ही मादा क्या करती है? प्रजनन करती है। तो इसे कहते हैं, ये कौन सा काल हो गया? प्रजनन काल कहते हैं। अब बात करते हैं, आर्तव चक्र को 4 प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। हम आगे ऊपर हेडिंग डालते हैं, आप इसको की पॉइंट के साथ में नोट्सों में ऐड कर सकते हैं, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपका इच्छा हो। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई भागा दौड़ी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्तव चक्र को, हटा लेता हूं मैं इसको। आगे बात करते हैं आर्तव चक्र को, यानी कि आर्तव चक्र को 4 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। यानी कि आर्तव चक्र को 4 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। इसमें जो पहला जो प्रावस्था आती है वो क्या आती है? इसमें जो प्रथम प्रावस्था आती है वो क्या आती है? ठीक है, इसमें जो प्रथम प्रावस्था आती है उसे कहते हैं प्रचुरोद्भव, उसे कहते हैं प्रचुरोद्भव प्रावस्था। ठीक है, सेकंड जो प्रावस्था आती है उसे कहते हैं हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था। उसे क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ठीक है, इसमें जो थर्ड प्रावस्था आती है, ये थर्ड प्रावस्था कौन सी होती है? यानी कि स्त्रावण या ल्यूटियम प्रावस्था कहते हैं।
स्त्रावण, या हम बोल सकते हैं ल्यूटियम प्रावस्था। ठीक है। फोर्थ प्रावस्था होती है हमारी रक्त स्त्रावण, रक्त स्त्रावण प्रावस्था। यानी कि आर्तव चक्र को 4 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है, जिसमें जो 4 प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है। इसमें प्रथम जो प्रावस्था होती है वो होती है प्रचुरोद्भव, सेकंड प्रावस्था होती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, थर्ड जो प्रावस्था होती है वो होती है स्त्रावण या लूटियम प्रावस्था, और फोर्थ होती है हमारी क्या, रक्त स्त्रावण प्रावस्था। अब बात करते हैं प्रचुरोद्भव प्रावस्था होती क्या है, हम बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से जानना जाएंगे। पहली जो होती है प्रचुरोद्भव प्रावस्था, इस प्रावस्था में क्या होता है, इस प्रचुरोद प्रावस्था की बात करने वाले हैं। यानी कि क्या होता है इस प्रावस्था में FSH हार्मोन के प्रभाव से ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है। इस प्रावस्था में क्या होता है, FSH हार्मोन के प्रभाव से किसका निर्माण होता है, ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है। ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है। ठीक है। यानी कि FSH हार्मोन के प्रभाव से ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन से जो गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है उसका निर्माण होता है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन से गर्भाशय में किसका, एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। यानी कि FSH हार्मोन के प्रभाव से ग्राफियन पुटिका का निर्माण होता है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन से गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। ये कौन सी प्रावस्था थी, ये थी प्रचुरोद्भव प्रावस्था। अब बात करते हैं अंडोत्सर्ग प्रावस्था, यानी कि अंडोत्सर्ग यानी कि अंडाणु का उत्सर्जन कैसे होता है, इसकी बात करने वाली है। हमारी जो सेकंड प्रावस्था आती है वो आती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ठीक है। ये अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहती है क्या होती है, ठीक है, इसकी बात करने वाली है। ठीक है। हमारी जो मस्तिष्क होता है, क्या हमारा जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस से एक स्रावित हार्मोन होता है GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि GnRH हार्मोन होता है। उसके प्रभाव से पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि LH हार्मोन निकलता है। और उस LH हार्मोन की अधिकता से LH सर्ज, यानी कि हार्मोन की अधिकता से उसे क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। और LH हार्मोन की अधिकता से ग्राफियन पुटिका क्या हो जाती है, फट जाती है तथा सेकेंडरी ओसाइट मुक्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। हम की पॉइंट के माध्यम से इसको ऐड करते हैं तथा बारीकी के साथ में इसको समझते जाते हैं। क्या अंडोत्सर्ग क्या होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस ठीक है, हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन, कौन सा हार्मोन, GnRH, यानी कि GnRH। ये किसको प्रेरित करता है, ये करता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। ये पीयूष ग्रंथि को अभिप्रेरित करता है या प्रेरित करता है। और इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन। इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है LH हार्मोन, ठीक है। अब मासिक चक्र के 14वें दिन
ठीक है। मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होता है, LH हार्मोन की अधिकता से, ठीक है। मासिक चक्र के 14वें दिन LH हार्मोन निकलता है तथा मासिक चक्र के कौन से दिन, 14वें दिन, 14वें दिन LH हार्मोन की अधिकता से, LH हार्मोन की अधिकता से, LH हार्मोन की अधिकता से क्या होगा, LH हार्मोन की अधिकता से LH हार्मोन बढ़ जाएगा और इस LH हार्मोन के बढ़ने को ही क्या कहते हैं, अधिकता। इसे क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। LH हार्मोन की अधिकता हो गई तो इसे कहते हैं हम LH सर्ज कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। अब इस LH सर्ज के प्रभाव में आकर के जो ग्राफियन पुटिका होती है, ग्राफियन पुटिका वो क्या हो जाती है, वो फट जाती है, वो फट जाती है, ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है। अब इस ग्राफियन पुटिका फट जाती है तो इससे उत्सर्जित क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट या द्वितीयक ओसाइट क्या होती है, मुक्त होती है। अब ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है तो इससे सेकेंडरी ओसाइट या हम इसको बोल सकते हैं द्वितीयक ओसाइट मुक्त होती है, मुक्त होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक है। ये थी हमारी कौन सी प्रावस्था, ये थी हमारी अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इसमें ग्राफियन पुटिका फट जाती है तथा सेकेंडरी ओसाइट मुक्त हो जाती है, इसे ही कहते हैं अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अब बात करते हैं स्त्रावण या ल्यूटियम प्रावस्था क्या हो जाती है, इसकी हम बातें करने वाले हैं। ये नीचे आएगा नहीं, हम इसको हटा लेते हैं और बात करने वाले हैं स्त्रावण या ल्यूटियम प्रावस्था की, ठीक है। मैं इसको हटा लेता हूँ, आप की पॉइंट के माध्यम से अपने नोट्सों में ऐड करते रहिएगा। तो दोस्तों बिल्कुल बारीकी से समझने वाली है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है या आपको वीडियो मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को सेंड करना ना भूलें, ठीक है। अब बात करते हैं स्त्रावण या ल्यूटियम प्रावस्था की, ठीक है। स्त्रावण या हमारा कौन सा, तीसरी जो प्रावस्था आती है वो आती है स्त्रावण या है ल्यूटियम प्रावस्था, ल्यूटियम प्रावस्था। ये होती क्या है, देखिए जो ग्राफियन पुटिका फट जाती है, सेकेंडरी ओसाइट मुक्त हो जाती है, तो बची हुई ग्राफियन पुटिका एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कार्पल्स ल्यूटियम में बदल जाती है, एक पीले रंग की होती है, उसमें बदल जाती है। हम की पॉइंट के माध्यम से इसको ऐड करते जाते हैं। बची हुई ग्राफियन पुटिका, बची हुई ग्राफियन पुटिका एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि पीले रंग की होती है, उसमें क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी कि बची हुई ग्राफियन पुटिका एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कार्पल्स ल्यूटियम में बदल जाती है जो एक पीले रंग की होती है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। इसके द्वारा क्या होगा, इस कार्पल्स ल्यूटियम के द्वारा
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है, आरोपण के लिए तैयार करता है। कौन तैयार करता है भाई, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है तथा इसी ही हार्मोन से गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में तथा इसी हार्मोन से गर्भाशय के एंडोमेट्रियम इसी हार्मोन से गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के निर्माण के साथ साथ इसमें क्या होता है, रक्त संचार होता है। अब ये एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें क्या होगा, अब इसी हार्मोन की ज़्यादा प्रभाव से इसमें एक रक्त संचार बहुत तेज़ी से हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, ये ग्रंथिल संरचना हो जाएगी। क्या एंडोमेट्रियम संचार होता है तथा मोटा तथा ग्रंथिल हो जाता है। ठीक है, यदि निषेचन हो जाता है, ठीक है, क्या यदि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यह आर्तव चक्र इसी अवस्था में बना रहता है। ठीक है, यदि निषेचन हो जाता है तो यह आर्तव चक्र इसी अवस्था में बना रहता है तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आपूर्ति करता रहता है, स्त्रावण करता रहता है। ठीक है, यदि निषेचन हो जाता है तो। ठीक है, यदि सर निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, अब यदि निषेचन नहीं होगा तो उसके बाद में जो हमारी प्रावस्था आएगी आर्तव चक्र की, वो आएगी क्या, रक्त स्त्रावण प्रावस्था। ठीक है, अब ये रक्त स्त्रावण प्रावस्था क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यदि निषेचन हो जाता है तो यह आर्तव चक्र इसी अवस्था में बना रहता है तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावण करता रहता है। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कंडीशन सेकंड की बात कर रहे हैं हम, यदि कंडीशन सेकंड क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो हमारी आर्तव चक्र की जो फोर्थ जो प्रावस्था आती है, रक्त स्त्रावण प्रावस्था, इसमें क्या होता है हम इसको बिल्कुल बारीकी से की पॉइंट के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मैं इसको हटा लेता हूँ। अब बात करने वाले हैं कि रक्त स्त्रावण प्रावस्था क्या होती है। ठीक है, हमारी फोर्थ प्रावस्था आती है क्या, रक्त स्त्रावण प्रावस्था। रक्त स्त्रावण प्रावस्था, यदि निषेचन नहीं होता है तो यदि निषेचन नहीं होता है, यदि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, उसमें क्या था कि यदि आर्तव चक्र बना रहता है, कब, यदि निषेचन हो जाता है। यदि नहीं होता है तो क्या होता है कि इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक निष्क्रिय अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, यह
जो कार्पस ल्यूटियम थी, कार्पस ल्यूटियम थी, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करती थी, स्त्रावण करती थी। यदि निषेचन नहीं होता है तो ये कौन सी ग्रंथि यानी कि कौन सी अवस्था में बदल जाती है, तो ये बदल जाती है कार्पल्स ल्यूटियम से कार्पल्स एल्बिकेंस में बदल जाती है। निषेचन नहीं होता है तो यह कार्पल्स एल्बिकेंस एल्बिकेंस में बदल जाती है। कब? जब निषेचन नहीं होता है तो किस में बदल जाती है, कार्पल्स एल्बिकेंस में बदल जाती है। इसकी मेन खास बात क्या होती है कि यह संरचना क्या होती है, बिल्कुल निष्क्रिय होती है, यानी कि इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। यह एक निष्क्रिय अवस्था या प्रावस्था होती है। यह निष्क्रिय यानी कि कोई काम नहीं करती है। यह सफ़ेद रंग की होती है और ये कैसी होती है, सफ़ेद रंग की होती है। और कार्पल्स ल्यूटियम कैसी होती थी, पीले रंग की होती थी, लेकिन कार्पल्स एल्बिकेंस सफ़ेद रंग की होती है। ये एक निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है, संरचना में बदल जाती है तथा इसके द्वारा प्रोजेस्टी हार्मोन का स्त्रावण नहीं होता है, नहीं होता है। तो नहीं, यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण नहीं होता है तो जो गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम था वो क्या था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से क्या था, ग्रंथिल था, रक्त संचार तेजी से जा रहा था, मोटा था, ग्रंथिल था। किसके प्रभाव में, प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन में। लेकिन यहाँ तो सर कंडीशन ये अलग चेंज हो गई। यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। वो कार्पस ल्यूटियम एक निष्क्रिय अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण नहीं होता है, और यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होगा ही नहीं तो शरीर में क्या हो, किसकी कमी हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जो वो गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम था, ग्रंथिल संरचना थी, रक्त संचार बढ़ रहा था, वो क्या हो जाएगा, रक्त के साथ में धीरे धीरे टूटकर जनन मार्ग से बाहर निकलता जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, रक्त स्रावण प्रावस्था कहते हैं, यानी कि रक्त के साथ में बाहर निकलता जाएगा क्या, गर्भाशय का एंडोमेट्रियम भाग। ठीक है, किसकी कमी के कारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से ऐड करते हैं। हार्मोन का स्रावण नहीं होता है तो शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी। ठीक है, कमी होने से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या हो गई, शरीर में कमी हो गई। कमी होने से क्या होगा, गर्भाशय का एंडोमेट्रियम टूटकर रक्त के साथ यानी कि ब्लड के साथ जनन मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है तो ये था हमारा रक्त स्त्रावण प्रावस्था। ठीक है, अब जो ये ब्लीडिंग होगी यानी कि जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम टूटकर रक्त के साथ बाहर निकलेगा, ये कितने दिन तक होता रहता है। तो मादाओं में जो ये ब्लीडिंग होती है वो होती है आर्तव चक्र के प्रथम यानी कि 1 से 5 दिन तक, 1 से 4 या 5 दिन तक बनी रहती है, यानी कि एक फर्स्ट दिन से 4-5 दिन तक बनी रहती है। हम इसको एक नॉर्मली माने तो 5 दिन यानी कि 1 से 5 दिन के मध्य ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, रक्त के साथ में टूटकर शरीर से बाहर निकलती रहती है। ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं। यह प्रक्रिया 4 से 5 दिन यानी कि 4 से 5 दिन के मध्य चलती रहती है, 4 से 5 दिन के मध्य होती है तथा
फिर से बनना शुरू हो जाती है। बनना शुरू हो जाती है। यानी कि ये टूटती रहती है, बनती रहती है, यानी कि हर मासिक चक्र में टूटती रहती है तथा बनती रहती है। तो ये था हमारा आर्तव चक्र, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र को 4 प्रावस्था में बांटा गया था। इसमें जो पहली प्रावस्था थी प्रचुरोद्भव प्रावस्था, सेकंड थी हमारी अंडोत्सर्ग प्रावस्था, थर्ड थी हमारी स्त्रावण या ल्यूटियम प्रावस्था, और फोर्थ थी हमारी रक्त स्त्रावण प्रावस्था। तो हम इसको बिल्कुल की पॉइंट के माध्यम से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए, हम इसको नोट्सों के साथ में ऐड करते हुए बिल्कुल बारीकी से समझे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे या अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रातों को बहुत रातों में जाकर के पढ़ना होगा। तो यानी कि हमें पता नहीं चलना चाहिए कि बाहर कितने बज रहे हैं, यानी कि टाइम का पता नहीं होना चाहिए कि 2 बज रहे हैं या रात के 3 बज रहे हैं। यानी कि जो टाइम वहीं देखता है जिसके अंदर पढ़ने का जुनून नहीं हो। यदि जुनून होता है पढ़ने का तो टाइम नहीं देखा जाता। तो दोस्तों मिलते हैं कल के सेशन में, जो किसका आर्तव चक्र का जो हार्मोन नियंत्रण होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।